हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो ग्रुप डी के एग्जाम में लगभग 9 दिन बाकी हैं। तो ये जो 9 दिन है ना, ये गोल्डन डेज हैं। आप इसका मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो डिस्कस करूंगा मैं। और काफी सारे कैंडिडेट्स की ये क्यूरी आ रही थी कि ये एग्जाम हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ये भी क्यूरी थी कि कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं अगर बात करूं एग्जाम की, एग्जाम अटेम्प्ट की। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन उनके मन में है कि भाई कुछ ये सोचते हैं कि भाई डी की जॉब मैं नहीं कर सकता, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का इश्यू है। तो दो टाइप के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करूं मैं कि क्या आपके टेम्परामेंट को ये जॉब सूट करेगी या नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एट प्रेजेंट आपको जॉब सिक्योर करनी बहुत जरूरी है। और इस जॉब के आने के बाद आप आसानी से आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर मैं 2018 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसका जो अभी का फिलहाल स्टेटस डिस्कस करूं ना, तो लगभग 50% के अराउंड बच्चे जा चुके हैं ऑलरेडी। यानी 18,000 वहां पे वैकेंसीज थी, तो लगभग अभी करंटली 11,000 बच्चे हैं जो सर्व कर रहे हैं। बाकी बच्चे हैं वो जा चुके हैं ऑलरेडी। कोई सीजीएल में चला गया, कोई सीपीओ में चला गया, अलग अलग कोई कलरक में चला गया, कोई हरियाणा कमीशन की ही जो वैकेंसी थी उनमें चला गया। तो मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ना रखें। पहली चीज ये, और दूसरी ये है कि आप एग्जाम में तो बैठना आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो ये सिलेक्शन की बात है ये बहुत अभी तो आगे है। हो सकता है जो कमीशन है अभी एग्जाम ले ले और ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम रखे ताकि सी ग्रुप की ज्वाइनिंग पहले करा दे, ये भी पॉसिबिलिटीज है। देखिए हो सकता है कमीशन अपनी गलतियां रिपीट ना करे, उम्मीद है ऐसी। तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। जो सोशियो इकोनॉमिक का जो क्वेश्चन उठता है, ये सोशियो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो सकता है जो कमीशन है सोल्व कर दे डी ग्रुप की ज्वाइनिंग बाद में करवा के। ऐसा पॉसिबल है कि वो एग्जाम ले ले, उनकी प्रोसेस कंप्लीट करवा दें और फाइनल रिजल्ट ना दें। देखिए इसमें आप एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपका एग्जाम, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, इस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आप कहां पे कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम के बाद बाकी एग्जाम भी आने हैं। ग्रुप जो सी के एग्जाम है ना वो आने हैं, तो आपको यह पता लगेगा कि आपकी कमियां कहां पे हैं। रियल एग्जाम में बैठ के ही पता लग सकता है आपको कि आप कहां पे लैग कर रहे हैं। क्या आपकी हरियाणा जीके कमजोर है, मैथ कमजोर है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, ये आपको तभी पता लगेगा। ठीक है, आपने एग्जाम डेफिनेटली देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि कंफ्यूजन थी कि यार क्या पता क्या पूछ ले। देखो जो एनटीए बॉडी है ना, एनटीए बॉडी इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है और ये नेशनल लेवल की रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, ये अपनी इमेज के साथ ऐसा मिसमैनेजमेंट नहीं करेगी। तो जो एनटीए का एग्जाम पैटर्न रहेगा ना वो डिट्टो वैसा ही रहने वाला जैसा सिलेबस दिया गया है। आपको मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। बेहतरीन का इन द सेंस है कि 10th लेवल के आपको क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। ये नहीं है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के दे दिए। जितनी वेटेज उसने बताई है अपने सिलेबस में उतनी ही वेटेज रहने वाली है। अगर उसने 25% बोला है ना हरियाणा जी के, तो लगभग 25 के अराउंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। तो आपने इस पे बिलीव करना है और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने अभी का जो टाइम है उसमें रिवाइज करना है। सबसे पहले हरियाणा जीके को रिवाइज करो, फिर मैथ्स को। देखो मैथ्स में रिवीजन का क्या है, सिर्फ फार्मूले रिवाइज करने आपने, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप आसानी से कर लें। सारे के सारे फार्मूले रिवाइज कर लो। जो भी बुक आपके पास उसकी फर्स्ट पेज पे जो समरी होती है वहां से रिवाइज कर लेना। सेम रीजनिंग में भी यही करना, सारे के सारे फार्मूले रिवाइज कर लेने हैं। हिंदी के अंदर हिंदी, इंग्लिश और जीएस और साइंस। हिंदी इंग्लिश में भी सेम चीज, आपने संधि पढ़ लेनी है पूरी की पूरी, कैसे बनाते हैं, कैसे संधि विशेष होता है, सारे के सारे उनके रूल्स याद कर लेने, समास याद कर लेने आपने। और इसके अंदर अलोम विलोम सारी चीजें आपने एक बार गो थ्रू हो जानी है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम करना। आप वोकैब का पोर्शन अभी निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने रूल्स ध्यान में रखने, प्रीपोजिशन पढ़ लेनी है, आर्टिकल पढ़ लेने हैं और वर्ब्स पढ़ लेनी है। वर्ब से अक्सर जो एनटी है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और जीएस और साइंस में सेम चीज, अपनी बुक रिवाइज करनी है। ल्यूसेट वगैरह जो भी आपके पास है सारी की सारी वही आपने रिवाइज करनी है। ठीक है, मैक्सिमम जीएस पे आपका फोकस रहना चाहिए, ज्योग्राफी और पॉलिटी पे। पॉलिटी से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज्योग्राफी में भी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कोई रिवर बॉडी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर कोई वाटर बॉडी है उससे कोई कौन सी कंट्रियां टच करती हैं। ज्योग्राफी में ये आ गया इंटरनेशनल
जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे आपको। उसके अलावा साइंस का जो पार्ट है वो सिर्फ ल्यूसेंट इनफ है आपके लिए। आज से जो 9 दिन बाकी है, ल्यूसेंट को ही पूरी तरह से रिवाइज कर दो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल, देखो एक क्वेश्चन हमेशा था काफी कैंडिडेट का, मुझे पर्सनली ये पर्सनली भी उनके मैसेज आए हैं कि वो साउथ में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर बाहर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और वो हरियाणा में आना चाहते हैं, तो इससे इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, या जो अदर स्टेट में है हरियाणा में आना चाहते हैं। देखो टाइम टेबल में आपने ये करना है कि जो अगर प्राइवेट जॉब पे है कोई भी कैंडिडेट और इस एग्जाम में अपीयर होने वाला है, तो उसने क्या करना है, देखो आप एक वीक के लिए ऑफ ले लें, मतलब लगभग 9 दिन रह गए हैं, 7 दिनों का वीक होता है, तो मतलब अभी इन दिनों के लिए आप ऑफ ले लें और टोटली इस पे डिपेंड हो जाएं, टोटली रिवीजन पे डिपेंड हो जाएं, क्योंकि ये 10 दिन है ना, आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। तो टाइम टेबल में की बात करो, अगर आपका डे लाइब्रेरी का डे 9 बजे से स्टार्ट होता है ना, तो 9 से 12 की एक शिफ्ट, उसके बाद 1 से 5 की एक शिफ्ट, ये 2 शिफ्ट लगा के इसमें अपना रिवीजन करें मैक्सिमम, ठीक है। रिवीजन पूरा टाइम अभी आपने रिवीजन पे देना। कोई, अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई जॉब पे है ना, तो वो उस जॉब को एक वीक के लिए साइडलाइन कर सकता है और ये चीजें, और अगर इवनिंग में, तो इवनिंग में आप करंट अफेयर वगैरह रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, टाइम टेबल आप ये टाइम फॉलो करें और ऐसे इस रिवीजन पे स्टिक करें, मैक्सिमम रिवीजन। फोर्थ पॉइंट ये है, देखो जो आपकी बुक्स है ना, कोई भी बुक्स आपके पास, आपने अभी एक लिस्ट होगी बुक्स की आपके पास, मान लेता हूं मैं 10 बुक है आपके पास, तो 10 बुक को उठा के अपने टेबल पे रख दो, बार बार उन्हीं को रिवाइज करो। और आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैंने ये बुक पढ़ ली है, एक बार पढ़ ली है, 2 बार पढ़ ली है, 3 बार पढ़ ली है, सारी की सारी बुकें आपने गो थ्रू होनी है एक बार तो पक्का, ठीक है। एक बार से मेरा मतलब है कि एक रीडिंग में, ऐसी ऐसी आपने अब मल्टीपल रीडिंग करनी है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैंने तो सारा का सारा हरियाणा जी के पढ़ लिया है या प्रीवियस ईयर कर लिया है, तो अगेन उसको रिपीट कर दो, ठीक है। सबसे जो मेजर जो टास्क है, सबसे बड़ा टास्क होता है किसी भी प्रिपरेशन में, वो ये होता है रिवीजन। हमारा जो माइंड है वो रिवीजन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। ये हमारे जो ब्रेन है ना, इसका इवोल्यूशन है। एट प्रेजेंट जो हमारी जनरेशन है, जो ह्यूमन आज की डेट पे है, उसका ये जो ब्रेन है वो नई चीजों की खोज में रहता है, क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर भी यही है, ही वांट समथिंग न्यू। तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी भी प्रिपरेशन का। आप डी की, सी की, बी की या ए ग्रुप की, किसी भी ग्रुप की प्रिपरेशन कर लो, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द प्रिपरेशन। और जो बच्चा इसको अच्छे से कर लेता है वो प्रिपरेशन में बहुत एडवांस निकल जाता है और वो सिलेक्शन के कगार पे खड़ा होता है, इवन इन द टॉप रैंकर्स में वो आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो ये चीज आपने बिल्कुल फॉलो करनी है। और ये बुक्स की बात है, मैंने बुक्स बताया आपको, सारे बुक्स टेबल पे रख लो और 1 बाय 1 उनको रिवाइज करो, ठीक है। देखो नया मटेरियल क्या हो सकता है, मैंने भी बताया सिर्फ पुराना रिवाइज करना है। नया मटेरियल सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो हरियाणा करंट अफेयर, एक नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर से आपको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, हरियाणा से भी हो सकता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर हरियाणा जीके में ही इंक्लूड हो जाएगा। देखो वैसे तो हरियाणा करंट अफेयर जैसे मतलब 2022 का भी हरियाणा करंट अफेयर पूछ सकता है, लेकिन आपने मैक्सिमम पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो डेफिनेटली करना है। और हरियाणा का करंट अफेयर करने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं है। वही इजराइल के साथ मेमोरेंडम जो आज से 5 साल पहले था वही आज है, वही जो परियोजना है मंजियाना परियोजना जो दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप में थी वही 10 साल पहले थे, आज भी है, वो सेम चीज है, वही चलती आ रही है बार बार, तो कोई नई नई बात नहीं है। बस नेशनल करंट अफेयर है ना, इसके अंदर आपने ये जो जितने भी स्पोर्ट्स से जो मेजर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि रिसेंटली ही एशियन गेम्स हुए हैं और जो एनटीए है वो रिसेंटली के क्वेश्चन डेफिनेटली उठाता है। तो ये है एशियन गेम से, पीछे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, यहां से आप कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। अगेन इन द एंड सेम चीज है, जो भी बुक आपके पास उस पर स्टिक करो, उसी को रिवाइज करो बार बार, और ट्रस्ट रखो जितना आपने पढ़ा है ना वो काफी है, दैट इज इनफ। जितना आपने पढ़ा है खुद पे ट्रस्ट रखो। और कट ऑफ एक जो 6th पॉइंट था, 6th पॉइंट यहां लिख देता हूं मैं, कट ऑफ। कुछ कैंडिडेट्स के ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या करें, कट ऑफ बहुत ज्यादा रहने वाली है, कितना स्कोर मॉक टेस्ट के लिए ठीक रहेगा। 7th पॉइंट, जो मॉक टेस्ट है ना, अब आप उनको छोड़ दो, मॉक टेस्ट को,
मॉक टेस्ट पे लगा दो कट, क्योंकि अभी किसी भी मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर कम आता है ना तो आपको डिमोटिवेशन होगा। तो मॉक टेस्ट को लगवा दो कट। जितना भी आपका सिलेबस है, जितना भी आपके पास बुक है, सारी की सारी रिवीजन में लगाओ। जो टाइम आप इसमें देते थे वो सिर्फ रिवीजन पे लगाओ। जितनी भी रिवाइज आप कर सकते हो ना 9 दिनों में, उतना कम है। आप 10 बार आपने एक बुक पढ़ ली, मान लेते एकलव्य की बुक आपके पास, अगर आपने वो 10 बार पढ़ ली वो भी कम है, ठीक है, एग्जाम के पहले तक। ये चीजें आपने लूप में फॉलो करनी है, मतलब लाइक ए रोबोट। तो जो 6th पॉइंट था वो मैं आपको बता रहा था कट ऑफ का, ठीक है। कट ऑफ का देखो, कट ऑफ के पर्सपेक्टिव है कुछ, वो मैं पर्सपेक्टिव डिस्कस कर लेता हूं आपको। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कमीशन ने एग्जाम लिया था और अभी एनटीए लेगी एग्जाम। और कमीशन के जो पैटर्न में और एनटीए के पैटर्न में बहुत डिफरेंस है। पहली चीज जो बच्चों को डाउट आ रहा वो इस बात का है कि जो ग्रुप 56 और ग्रुप 57, ये जो इनके टॉपर बच्चे हैं वो बैठेंगे और वो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। देखो, जो ग्रुप 57 का एग्जाम हुआ था, पहले ग्रुप 56 का एग्जाम होना था लेकिन 57 का हो गया। जब आप 57 का स्कोर उठा के देखेंगे ना तो एवरेज स्कोर बहुत कम है। यहां पे आप बोल सकते हैं भाई 80 प्लस है स्कोर, 80 प्लस है बच्चों का स्कोर, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि 57 का एग्जाम पहले हुआ था, ठीक है। इसमें बेनिफिट है उनको वो 41 क्वेश्चंस का, सिर्फ इसी वजह से वो मैक्सिमम मार्क्स खींच रहे हैं जो वो बच्चे हैं, ठीक है। ये इनजस्टिस लगा लो, लक लगा लो, कुछ बोल लो इसको आप, लेकिन सिर्फ इस वजह से स्कोर बढ़ा हुआ है। 57 में आप देखोगे एवरेज स्कोर बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एग्जाम होता है ना तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 किसी के नहीं आते हैं, ठीक है। फेयर कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे मेहनत है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 57 का एवरेज स्कोर कम है, इससे हमें आइडिया लगता है कि आप कितने भी आपने प्रिपरेशन करी हो लेकिन एग्जाम में सब बराबर है। माइंडसेट मैटर करता है, उस टाइम पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है, ठीक है। तो ये जो डाउट आ रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाने वाली है, ये जाने वाली है, इसको बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है। रिवीजन पे ज्यादा जितना ध्यान दोगे उतने ही चांसेस है कि आप कट ऑफ को पार कर दो, अदरवाइज तो चांसेस बहुत लो हो जाएंगे अगर इन चीजों में अगर आप फोकस रखोगे तो, ठीक है। तो ये है 9 दिन, ये है गोल्डन 9 दिन। इन गोल्डन 9 दिनों को आप बिल्कुल लूप में चला दो, लूप में डाल दो ये चीजें। 9 to 5 9 to 5 बैक टू बैक चल रही हैं। सिर्फ माइंडसेट है, आज से लेके एग्जाम तक माइंडसेट काम करता है। सिर्फ आज से नहीं, जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आपको एक मैकेनिकल होना पड़ता है, उसी लूप में प्रोसेस, उसी लूप में चलनी पड़ती हैं चीजें सब की सब। तो आप यहां से करें और अपना जो भी आपकी बुक्स है ना सिर्फ उन पे ट्रस्ट करें, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। और किसी भी बाकी चीजों की तरफ ना ध्यान दें, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ये सब चीजें, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। एज यूजुअली आई यूज्ड टू से कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, एक ये क्वेश्चन आ रहा था कि सेंटर्स को लेकर, देखिए आपको अपनी एग्जाम सिटी के बारे में पता लग गया होगा, हालांकि इतने ज्यादा दूर नहीं है एग्जाम सेंटर्स, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से आपको बचना चाहिए। जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है ना कि इतना दूर आ गया, ये आ गया, एग्जाम सेंटर कहीं भी आए ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? प्रिपरेशन, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव को अवॉइड करें, नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दें, और अपने एग्जाम पे एक दिन पहले पहुंच सकते हैं। और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं उस दिन डिस्कस करूंगा, 1 या 2 दिन पहले। तो ये थी वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी किसी भी टाइप का करंट अफेयर्स को लेकर अगर आपको है कुछ डाउट, तो मैं अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।